बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये आवाज आपके कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। और जो नई नस्ल है शायद वो इतना गहराई से नहीं जानती, लेकिन मेरी उम्र के लोग, इवन मेरे से कुछ कम उम्र के लोग और मेरे से बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो इस पूरे एक अहद को जानते हैं, इस शख्सियत के सहर में मुब्तला रहे हैं। तारिक अजीज साहब आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उनका इंतकाल हो गया अल्लाह ताला की मर्जी से। लेकिन ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है। पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज से आप इनकी आवाज सुन रहे हैं। एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत, और ऐसा लगता था जैसे हमारे घर के फर्द हैं। नलाम घर या तारिक अजीज शो को देखने के लिए हम लोग पूरा हफ्ता इंतजार करते थे। और जुमेरात की रात को यह शो शुरू में लगा करता था। इसका टाइम तब्दील होता रहा पाकिस्तान टेलीविजन पे, लेकिन इसका हम हमेशा इंतजार करते रहे। और एक बड़ी एनर्जी मिलती थी इस शो से, और बहुत सारा इल्म सीखने को मिलता था इस शो में। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा सा था तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं नलाम घर तक पहुंच जाऊं और ये सामने से ये सारा कुछ होता हुआ देखूं। तो जब मुझे ये मेरे क्लास फेलो ने पास दिया, क्योंकि उनके वालिद पीटीवी में थे, तो जब वो पासेस हमें मिले तो मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी कि मैं नलाम घर देखने के लिए जा रहा हूं। छोटा सा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो कि नलाम घर देखने के लिए हम जाएंगे। ये बहुत बड़ी अहद-साज शख्सियत, इल्म का एक मजमुआ, अदब के लिहाज से उनका बहुत बड़ा नाम है मोहतरम तारिक अजीज साहब मरहूम का। और बहुत सारी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। खास तौर पे जब भी वो कभी अपना प्रोग्राम खत्म करते हुए जोर से नारा लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसकी गूंज जो है वो आज भी सुनाई देती है। और हम सारे बचपन में अपने घर में ये नारा उनके पीछे बाआवाज़े बुलंद लगाया करते थे। जब तारिक अजीज साहब कहते थे पाकिस्तान, तो फिर हम सारे बोलते थे जिंदाबाद। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे दादा, मेरे नाना, वो लोग भी ये नारा उनके पीछे लगाते थे। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसका इंतकाल हुआ। लेकिन मुझे एक चीज का अफसोस है, तो सुशांत सिंह जो इंडियन एक्टर ने खुदकुशी की है, एक तो वो हराम मौत है, खुदकुशी की मौत है। दूसरा वो एक एक्टर था, ठीक है, उसने एक्टिंग की अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसने काम किया, एक अच्छा एक्टर था, और वो मर गया वक्त से पहले। और वक्त से पहले मरने की वजह यह है कि उसने खुद ही खुदकुशी कर ली, जो एक हराम मौत है। लेकिन हमारे यहां पे जो लड़के लड़कियां, जो नई नस्ल है, वो उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसके दर्जात की बुलंदी की दुआएं मांग रहे हैं, ये जाने बगैर कि उसने किस तरह हराम मौत को गले लगाया है। यानी एक अजीबोगरीब किस्म का एक प्रोपेगेंडा वॉर है, और इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर, कि वो अपने एक्टर को आपके लिए कैसा उन्होंने हीरो बनाकर पेश किया है कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली, और आप ये साबित करने पे तुले कि इसके दर्जात बुलंद होने ही होने हैं। ये बहुत प्यारा इंसान था, ये अल्लाह को भी बहुत प्यारा। इस किस्म की बातें लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है वो कर रहे हैं। ये है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर, जिसके लिए आपको हम खबरदार करते हैं कि आज आपको तारिक अजीज की बातें उतनी याद नहीं आ रही जितनी ये कल के बच्चे की आपको बातें याद आ रही हैं, जिसने 4 फिल्में बनाई हैं। और एक तरफ वो शख्स है जिसके पीछे पूरी एक इमारत खड़ी है, एक पूरी कौम की उसने तर्जुमानी की है, लोगों को सोचने का एक नया ढब दिया, और अदब के साथ उसकी वाबस्तगी कैसी शानदार थी, फन के साथ उसकी वाबस्तगी कैसी शानदार थी। तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन ये चमक के पीछे भागने वाली जो है एक नई नस्ल, वो अपना रास्ता भटकती है बार बार। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं, आपको याद दिलाएं कि आपका माजी क्या है, आपको याद दिलाएं कि आपके हीरोज कौन हैं। क्या आप में से किसी को याद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे शहीद होने वाला आखिरी फौजी कौन है पाकिस्तान का? क्या आप में से किसी को याद है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाला आखिरी पाकिस्तानी डॉक्टर कौन है? क्या आपको याद है कि दहशतगर्दी से लड़ता हुआ शहीद हुआ पाकिस्तान का आखिरी पुलिस वाला कौन है? आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सुशांत सिंह की जो वो राजपूत की मौत है वो आपको याद है, इसलिए आपको ये चीजें याद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो बड़ा दुख होता है ये चीजें देखने के बाद। तारिक अजीज साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, उनके लिए दुआ करें आप। और उनका कंट्रीब्यूशन है
वो अपनी जायदाद कैसे देकर गए, किसको देकर गए, जरा इसकी डिटेल में जाए, आपको पता चल जाएगा वो कितने बड़े आदमी थे। और जरा सुशांत की खुदकुशी के पीछे भी आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा आदमी था। दुनिया के पीछे जो है वो भागते रहने से सिर्फ आपको सांस चढ़ेगा, आपका फायदा कोई नहीं होगा। तो अपने बारे में जानिए, अपने बारे में पढ़िए और अपने बारे में फिक्र कीजिए। अब जरा जो कल इंसिडेंट मैंने आपको रिपोर्ट किया था, आज जो तारीख है वो 17 जून है और बुध का दिन है। मैं लेट नाइट आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि आज राब्ता हुआ है इंडिया के और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स में। वांग जी और जयशंकर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इसमें दोनों ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिचुएशन है उसको ठंडा किया जाए। अब ठंडा तो किया जाए सिचुएशन को, लेकिन द हिंदू अखबार ने जो एग्जैक्टली बयान छापा है चाइनीज वजीर खारजा का, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। इंडिया शुड नॉट मिसगाइड और अंडर एस्टिमेट China's will to safeguard its territory. Chinese Foreign Minister Wang Yi has told his Indian counterpart Jaishankar, demanding that New Delhi immediately cease all provocative actions at the border and thoroughly investigate the clash between the border troops on Monday night. वो ये कह रहे हैं कि इंडिया किसी धोखे में ना रहे, मिस जज ना करे या अंडर एस्टिमेट भी ना करे चाइना को कि वो अपनी सरहदों की खिलाफवर्जी होने देगा या उनकी हिफाजत नहीं करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया बाज रहे प्रोवोकेटिव किसी भी ऐसे एक्शन से जिससे दोबारा यहां जज्बात भड़के और लड़ाई हो जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन इंडिया की तरफ से होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि कौन जिम्मेदार है बॉर्डर ट्रूप्स के बीच में जो लड़ाई हुई है पीर और मंगल की दरमियानी शब में। साथ ही साथ वांग ने कहा, वांग टोल्ड दैट इंडियन आर्मीज एडवेंचरस एक्ट ट्रिगर्ड द क्लैश। कह रहे जो इंडियन आर्मी का एक एडवेंचर करने की ख्वाहिश थी ना वहां पे, जो उन्होंने वहां पे आगे बढ़ के सूरत को खुद खराब किया, उसकी वजह से ये सिचुएशन ट्रिगर्ड हुई है और वहां पे इस किस्म का फितना पैदा हुआ कि फेस ऑफ वॉर जो इंडियन फौजी मारे गए 20 से ज्यादा। अब मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं और ये ग्लोबल टाइम्स के चाइनीज और इंग्लिश जो अखबार है उसके एडिटर इन चीफ हैं मिस्टर हु शीजिन। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं चाइना के, क्योंकि चाइना की तरफ से आपको खबरें कम मिलती हैं तो बड़ी मुश्किल से हम इन लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो एक्चुअली खबर दे रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि चाइना की जानिब से अपने जख्मियों या हलाकतों की तादाद ना बताने की एक वजह यह है कि वो इस मामले को ज्यादा हवा देना नहीं चाहता और इस खित्ते को मजीद लड़ाई के अंदर नहीं झोंकना चाहता। दोनों तरफ के अवाम के जो जज्बात हैं, चाइना चाहता है कि वो कंट्रोल में रहे, इसलिए चाइना इस फिगर्स के बीच में नहीं जा रहा। चाइना नहीं बता रहा कि कितने इंडियन मारे गए हैं और अगर चाइनीज नुकसान हुआ है तो क्या हुआ है। नंबर एक तो मिस्टर होशीजिन ने यह चीज कंफर्म की है। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत के जो 17 फौजी बाद में हलाक हुए, 3 तो पहले हलाक हो गए थे जिनमें एक कर्नल था और 2 उनके सिपाही थे, जो बाद में 17 फौजी हलाक हुए हैं जिनकी अनाउंसमेंट भारत ने बाद में की है, उनकी मौत की असल वजह उनको बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलना है। और इससे साबित होता है कि भारत के पास दुरुस्त मेडिकल सहूलियात अपने फौजियों के लिए वहां प्लेटो पे या उस हाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। और भारतीय लोगों को और भारतीय कौम को इस बारे में अपनी दुरुस्त राय कायम करनी चाहिए। उनको यह पूछना चाहिए कि उनके फौजियों को जख्मी होने के बाद दुनिया की उस बुलंदी के ऊपर ऐसे बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया गया। बहुत बड़ा सवाल ये भारत के अंदर उठाया जाएगा, अभी नहीं उठाया गया तो थोड़े दिन बाद उठाया जाएगा। अब ये चाइना ने फूड फॉर थॉट दिया है, देखते हैं कि उस पर क्या करता है। चीन ने मुतालबा किया है कि भारत तहकीकात करे कि भारतीय फौजियों की जो अमवात हैं ये क्यों हुई हैं, रीजन क्या है और जिम्मेदार कौन है जिसको सजा दिलवाई जाए। तो ये जब भारत इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा बकौल चीन के, तो
भारत को अपने अंदर ही वो बंदे मिल जाएंगे जिनकी वजह से ये फेस ऑफ हुआ और इस तसादुम के नतीजे में कीमती भारतीय जानें जो है वो फौजियों की जाया हो गई हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है इसके बाद? नरेंद्र मोदी ने वो किया जो नॉर्मली वो नहीं करता। उसने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की है। 2 मिनट की नहीं है, ये 2 महीने की खामोशी है। पिछले 2 महीने से भी नरेंद्र मोदी चुप का रोजा रख के बैठा है, एक लफ्ज नहीं बोलता इस बारे में, और आज उसने 2 मिनट की मजीद खामोशी इख्तियार की है। तो अगर वो अभी भी नहीं बोल सकता तो फिर चीन ने पक्का पक्का नरेंद्र मोदी का मुंह बंद कर देना और उसके बाद वो नहीं बोल सकेगा। लेकिन एक जुमला जो आखिरी नरेंद्र मोदी ने बोला इस बारे में, वो ये कहा कि वो मारते मारते मरे हैं, आपको ये फख्र होना चाहिए। यानी इसको भी उसने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और एक खामोशी 2 मिनट की उन्होंने इख्तियार की, और ये वैसी खामोशी है जिस खामोशी से चीन ने लद्दाख पे अपना कब्जा मुकम्मल कर दिया है और सकूते लद्दाख जो है वो हो गया है। अब ना तो नरेंद्र मोदी ने चीन को सबक सिखाने की बात की जैसे वो पाकिस्तान के बारे में कहता है, ना उसने सजा देने की बात की जैसे वो पाकिस्तान के बारे में कहता है, और ना ही उसने बदला लेने की बात की जैसे वो पाकिस्तान के बारे में कहता है। मार तो उसको यहां पे भी पड़ती है, लेकिन वहां तो बिल्कुल सांस ही बंद कर दिया है। चाइनीज ना रोने देते हैं ना लड़ने देते हैं, मारते भी हैं फिर कहते हैं रोना भी नहीं है और खामोश होना 2 मिनट के लिए। तो ये है पॉलिसी इस वक्त इंडिया की। एक और डेवलपमेंट इस सारे सिनेरियो में ये हुई है कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उनकी रियासत ने, उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया चीन को। इस मतलब उन्होंने कहा कि हम बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो को और इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि अमेरिका ये समझ गया है कि खित्ते की सूरत-ए-हाल बदल रही है। रूस ने उनके जासूस को गिरफ्तार करके सजा दे दी है, और रूस ने अनाउंस भी किया है कि सुपरसोनिक हथियारों को काउंटर करने की एबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। रूस ने यह भी कहा है कि मॉस्को इस वक्त वाशिंगटन से बेहतर हथियार बना रहा है, 2 दिन पहले कहा। तो रूस की तरफ से अमेरिका को गर्म हवा आई है। चीन की तरफ से जो साउथ चाइना सी के अंदर जो पैगाम गया है अमेरिका को, वो भी खतरनाक है। तीसरा, भारतीय फौजियों को कत्ल करके चाइनीज फौजियों ने या चाइना की गवर्नमेंट ने यह पैगाम दिया है कि अब वो लड़ने के लिए भी ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तैयार है। और इस खित्ते में कोई अमेरिका को ज्यादा घास भी नहीं डाल रहा, तो अमेरिका ने अपना पैंतरा बदला है और अब वो ये कह रहा है कि वो दोनों को वॉच कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली सिचुएशन को देख रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि दोनों डी एक्सेलेशन हो, वहां पे लड़ाई जो है वो ना हो, बल्कि दोनों पीछे चले जाएं और लड़ाई से गुरेज करें। तो ये अमेरिका ने कहा। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर खारजा की एक ऑनलाइन मीटिंग होने वाली थी, जिसमें इंडिया का वजीर खारजा था जयशंकर, रूस के वजीर खारजा थे और चीन के वजीर खारजा थे। ये 23 जून को एक मीटिंग होने वाली थी जो अब कैंसिल कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मीटिंग का इस वक्त कैंसिल हो जाना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन अब वो उम्मीदें भी टूट गई हैं। देखना यह है कि ये मीटिंग दोबारा कब होती है और क्या हो पाती है या नहीं हो पाती। लेकिन इस वक्त इंडिया के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। नेपाल इंडिया का साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने इस सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर जो है वो बड़ा बारीकी के साथ गौर किया है, और कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने चाइना को बड़ी अहम मालूमात फराहम की थी, जिस बुनियाद पे उन्होंने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दौलत बेग ओल्डी रोड को लेकर और उन सड़कों को लेकर जहां से सामान की रसद पहुंचती है दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पे, जो इंडियन फौजियों को दरकार है, वहां इंडियन फौज बहुत हसास हो चुकी है। और उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि अगर जंग में भी जाना पड़े तो दिस इज द टाइम कि आपको जंग में जाना चाहिए या आपको चाइना के साथ एक जंग लड़ लेनी चाहिए, वरना टाइम गुजर गया तो पाकिस्तान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारे फौजियों के साथ साजो सामान की कमी होगी कि वो काउंटर कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन को इस खित्ते में। तो इंडिया दुनिया के सबसे बुलंद महाजों पे, जिनमें कारगिल है, सियाचिन है, मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं और लद्दाख है, यहां पे अपनी गिरफ्त कमजोर होती देख रहा है। और उस गिरफ्त को कमजोर होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये रिसेंट जो एक मार्का हुआ है 2 दिन पहले, उसके बाद इंडियंस की मजीद जो फौज है उसका मोराल डाउन चला गया है। लेट्स सी इंडियंस अब क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिलहाल तो वो बहुत ज्यादा जारहाना नहीं बल्कि दिफाई अंदाज इख्तियार किए हुए नजर आ रहे हैं। और परसों रात के बारे में जो चीन ने खबर दी है
वो मैं आपको बता देता हूं कि पीर और मंगल की रात को चीन के बकौल जो इलाके चीन के जेर इंतजाम और जेर कंट्रोल हैं, वहां पे इंडियंस ने गश्त करने के लिए आने की कोशिश की। एक मरतबा इनको मना किया और दोबारा बहुत बड़ी तादाद में इंडियन सोल्जर्स को उन इलाकों तक पहुंचाया गया। जब उन इलाकों तक इंडियन फौजी दोबारा आए तो जिसके नतीजे में एक तसादम हो गया जो कई घंटे तक जारी रहा। जितने भी इंडियन फौजी मारे गए हैं उनके जिस्मों पे डंडों के, पत्थरों के और लोहे के डंडों के निशानात मौजूद हैं, जिनकी वजह से उनकी हलाकतें हुई हैं। इंडिया मजीद कोई तफसीलात जारी नहीं कर रहा कि कैसे उनके फौजी मरे हैं, जबकि चाइना जो है वो बड़ी ही महदूद किस्म की मालूमात फराहम कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि चाइना का नुकसान या तो हुआ नहीं और अगर हुआ है तो वो ना होने के बराबर है या बहुत कम है, और उसका कॉन्फिडेंस भी यही शो कर रहा है। इस सिचुएशन पे हम नजर रखेंगे और साथ ही साथ जो है वो मैं दोबारा आपसे जाते जाते गुजारिश करूंगा कि आपके हीरो तारिक अजीज जैसे लोग हैं, आपके हीरो जो है सुशांत सिंह जैसे लोग नहीं हैं, तो इस प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा ना बने। अपने हीरोज को, अपने लोगों को पहचानिए और बिला वजह थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के पीछे या इन चीजों के पीछे ना भागें। ये मीडिया की प्रोपेगेंडा की एक जलगार का दौर है और उस जलगार से अपने आप को बचाइए। मैं मिसाल आपको देता हूं, अर्तुगरुल गाजी नाम का एक ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है। यूरोप को और अरब्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, इवन इंडियंस भी खुश नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहां से एक जलगार आई है तुर्की से, और वो अपना एक कल्चर उन्होंने पाकिस्तान में भेजा है और अपने वॉर हीरोज पाकिस्तानियों को दिखा रहे हैं ताकि हम उनसे मरगूब हो जाएं और हम उनको हीरो समझना शुरू करें, उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और हम उनकी तकलीद शुरू कर दें। तो ये ड्रामा बनाने का मकसद ये था उनका, और वो पूरा भी हो रहा है काफी हद तक। अब इसी तरह जब इंडिया बनाता है इस तरह की चीजें, तो वो ये चाहता है कि आप उनको फॉलो करें, उनकी तकलीद करें, उनके हीरोज को अपना हीरो माने, उनके कल्चर को अपना कल्चर माने, इवन उनके भजन तक आपके बच्चों को याद हो जाएं। तो ये है उनका मकसद। तो उनका मकसद पूरा ना करें, सिर्फ एक फेस को ना देखें, आप ये देखें कि उसके पीछे उनका एजेंडा क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।